सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है कृष्णा द्विवेदी। मैं आप सभी के अपने चैनल नॉलेज हंटर में स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी, उसका कंटिन्यूएशन अभी भी हम लोग को चल रहा था उसमें। और मेनली जो हमारा चैनल है वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उस पर प्लेलिस्ट को कवर करता है। सो हमने अभी हाल ही में ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी स्टार्ट किया है। और उसके पहले जो ऑलरेडी मैं पॉलिटी पे बना रहा था, तो चैप्टर 40 मैंने डिस्कस किया था, उसके ऊपर 2 ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ और एक प्रीलिम्स बूस्टर भी आ चुका है। सो आज चैप्टर 41 की बारी है, जिसमें हम लोग मेनली शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी हमारे देश में जो रहती है, उनके लिए क्या स्पेशल स्टेटस दिया गया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसे होता है, उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस है, और उनको उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेनली जो हमारा ये सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, तो ये बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है वो इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के थ्रू कवर कर रहे हैं, जो कि 5th एडिशन है। सो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हम चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे एक लाइक दें। और आप जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको कोई डाउट है या बग है, कुछ भी है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। और आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो फॉर द पीडीएफ, जो कि आपको नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। और हमारी टेलीग्राम आई डी @ बी ए विलन है, ठीक है। और या फिर @ नॉलेज हंटर से भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो आप हमसे कनेक्टेड रहिए और हमें मोटिवेट करने की कोशिश करते रहिए। सो आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। सो पहले एक ग्लिम्स ले लें, एक इंट्रो ले लेते हैं थोड़ा, कि ये चैप्टर मेनली किसकी तरफ घूमने वाला है। अगर बात करें शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ की, तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेनली पार्ट 10 में इसका डिस्कशन देता है। पार्ट 10 और आर्टिकल 244 में ये बताया गया है कि एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफ सर्टेन एरियाज़। इंस्टीट्यूशन इन ICAGES अ स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरियाज डेग्नेटेड एज शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो कि शेड्यूल्ड एरिया है और शेड्यूल ट्राइब्स है, एक उनके लिए स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो आम एडमिनिस्ट्रेशन है उससे थोड़ा अलग है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। अभी हम सोच रहे हो कि इनके लिए स्पेशल क्यों, आखिर क्यों इनको स्पेशल दिया गया है। तो जैसे जैसे वीडियो आप आगे बढ़ती जाएगी आपको समझ में आता जाएगा कि आखिर इनके लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग 5th शेड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं, आखिर 5th शेड्यूल कहता क्या है। तो 5th शेड्यूल ये कहता है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो कंट्रोल है शेड्यूल एरियाज़ का, शेड्यूल ट्राइब्स का, तो 5th शेड्यूल में हम उन शेड्यूल एरियाज़ एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं जो कि मेनली कुछ स्टेट्स को छोड़ के, यानी कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें जो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं उसका डिस्कशन हम लोग 5th शेड्यूल के अंदर समझते हैं। और उसी के विपरीत 6th शेड्यूल में हम लोग क्या पढ़ते हैं। 6th शेड्यूल में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो मेनली जो हमारे स्टेट्स हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनका डिस्कशन हम लोग करते हैं। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो इसको हम लोग 6th शेड्यूल में समझते हैं। तो 5th शेड्यूल में इन चारों स्टेट्स को छोड़ करके जितने भी स्टेट्स हैं उनका डिस्कशन होता है, उनके शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। और 6th शेड्यूल में इन चारों का होता है। तो बेसिकली मैं आगे जो है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम को ATM इसका मतलब है एटीएम मशीन के थ्रू को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो आप इसको समझ लीजिएगा, A फॉर आसाम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय एंड M फॉर मिजोरम, ठीक है। तो ये मैं इसको जनरली बोलने वाला हूँ और शॉर्टकट तरीका याद रखने के लिए भी इसको। तो ये तो हमारा गया इंट्रो। मैं आगे अपने स्लाइड को बढ़ाता हूँ, जो कि है मेनली अब हम बात करते हैं शेड्यूल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन की, या कि ये जो शेड्यूल्ड एरिया है इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो इसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि आखिर पहले तो ये घोषित कौन करता है कि शेड्यूल एरिया होगा कहाँ पर, उसकी बाउंड्रीज़ कितनी होगी, इसमें कौन अपॉइंट होगा, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारा का सारा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाला है। तो लेकिन उससे भी पहले समझ लेते हैं कि जैसे कि मैंने अपना क्वेश्चन उठाया था कि शेड्यूल एरियाज़ को डिफरेंट क्यों ट्रीट किया जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा जो प्रेम्बल है उसमें जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ सॉवरेन रिजॉल्व जो लिखा है, उसके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं, सोशल, सेकुलर, सोशलिस्ट। उसी में एक टर्म आता है इक्वलिटी। तो इक्वलिटी जो शब्द है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है, क्योंकि हम लोग जो भारतवासी हैं सभी एक हैं, एक समान रूप हैं। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल लोग हैं या फिर स्पेशल कम्युनिटी है जो कहीं किसी न किसी कारण सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इसका मतलब ये है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वो पीछे आज भी हैं। ये जो हैं अपने एरियाज़ में दे आर इनहेबिटेड बाई एबोरिजिनल्स, यानी कि वहाँ जहाँ रहते हैं वो वहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ के नेचुरली
वहाँ सालों सालों से रहते आए हैं और उनको वो उसी परिवेश में, उसी वेशभूषा में ही रहना उनको अच्छा लगता है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम लोग आगे निकल जाएं और जो हमारे भाई बहन हैं या फिर जो हमारे भारत के निवासी हैं वो कहीं पीछे रह जाएं। तो उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल प्रावधान दिया, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका बनाया ताकि वो लोग भी बैकवर्डनेस और जितना भी आर्थिक रूप से जो उनकी कमियां हैं उनको छोड़ते हुए वो भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में बढ़ें और अपने कल्चर को साथ में लिए हुए। सो बेसिकली यही कारण है कि हमने शेड्यूल्ड एरियाज़ को जो है इनको थोड़ा ट्रीटेड डिफरेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब जो है फिफ्थ शेड्यूल में कुछ डिक्लेरेशन की बात होती है, कुछ फीचर्स हैं फिफ्थ शेड्यूल के अंदर, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिगार्डिंग रहता है। तो वो कौन कौन से हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो मेनली पहली बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, यानी कि जो शेड्यूल्ड एरिया है आखिर वो डिक्लेयर कौन करेगा कि पर्टिकुलरली ये शेड्यूल एरिया में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ये ऐसा बिलोंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेनली ये सारा डिसीजन प्रेसिडेंट लेता है, उसके पास ये अधिकार दिया है कि वो डिसाइड कर सकता है कि किस एरिया को हम लोग शेड्यूल एरिया कहेंगे, और साथ ही साथ वो उसकी साइज़ को घटा या बढ़ा भी सकता है, उसकी बाउंड्री लाइन्स को भी बढ़ा सकता है और कुछ फ्रेश ऑर्डर्स बना सकता है रिजिग्नेशन के लिए। रिजिग्नेशन का मतलब है कुछ अगर वो चाहे तो तुरंत नया नया जो है एक नया शेड्यूल एरिया बना भी सकता है। और पर लेकिन अगर ये जो टर्म है रीडेजिग्नेशन, इसका मतलब क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। रीडेजिग्नेशन का कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये एक स्टेट है, ठीक है, तो इस स्टेट का ये पर्टिकुलर हिस्सा जो था ये शेड्यूल्ड एरिया में आता था, पहले शेड्यूल एरिया में आता था। बट क्या हुआ कि विद इन द प्रोसेस डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट ने मदद किया, इसको प्रॉस्पर किया और इसको गवर्नर को लगता है, जो प्रेसिडेंट उसको लगता है कि हाँ ये तो अब जो है क्या कहते हैं कि अब शेड्यूल एरिया से हट गया है, अब ये हट गया, अब नॉर्मल हो गया है, तो ये जो है इसको हटा देगा शेड्यूल एरिया से, अब इसको कंटिन्यू करना नहीं करेगा। बट अब कुछ 3 या 4 साल बाद उसको लगता है कि नहीं ये तो अभी भी पीछे ही है, इसको तो अभी और करना चाहिए था। तो इसके लिए अब क्या करेगा, वापस से इसको बनाने के लिए, वापस से सोशल शेड्यूल्ड एरिया में लाने के लिए इस केस में इसको जो है गवर्नर से कंसर्न करना पड़ेगा, उसको कंसल्ट करना पड़ेगा गवर्नर से, तभी ये कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जनरली बच्चे मिस कर जाते हैं, तो ये हमें याद रखना जरूरी है कि रीडेजिग्नेशन के केस में प्रेसिडेंट का गवर्नर से कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर, अब स्टेट और सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है हमारी गवर्नर रहेगी, जिसके पास एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक रिपोर्ट दे प्रेसिडेंट को, रिपोर्ट बना के देता है कि कौन से एरियाज़ को हम लोगों ने शेड्यूल एरिया में इंक्लूड किया है या फिर किसको हटाया है। तो एक उससे पर्टिकुलरली वो रिपोर्ट बनाता है और प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, इसको ये जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करना है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो ये जो है सेंटर ऑफ द पावर्स ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स, सेंटर जो है क्या देता है, डायरेक्शंस देता है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो सेंटर है वो ये डायरेक्शंस दे सकता है, आदेश दे सकता है कि आप ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन करिए, आप ऐसे देख सकते हो, आप ऐसा देख सकते हो। ठीक है, तो ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल होती क्या है। तो ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल जो होती है हर एक स्टेट के पास होती है जहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया होता है। एक ऐसे इसमें जो होता है जो ट्राइब्स होती हैं उन्हीं के मिला करके एक काउंसिल बनाई जाती है जो कि एडवाइस करते हैं किस पर, फॉर द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडवांसमेंट के लिए काउंसिल का गठन किया जाता है जो मेनली उनके वेलफेयर के लिए ही डिस्कस करता है। अब इस मेंबर में टोटल लोग कितने होते हैं, तो इस मेंबर में टोटल 20 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3/4 जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंडियन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो 3/4 का रिप्रेजेंटेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में होना चाहिए और 20 मेंबर्स टोटल होते हैं। ठीक है, एक सिमिलर काउंसिल का भी और इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। ठीक है, बट नॉट शेड्यूल एरिया, सिर्फ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट अगर नहीं आदेश देता है कि नहीं आप नहीं बना सकते तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट सिमिलर काउंसिल जो है आप बना सकते हो, एक और बना सकते हो। ठीक है, तो अब जो है फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं क्या है, लॉ अप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि कौन कौन से नियम कानून जो है शेड्यूल एरियाज पे लागू होंगे। अगर सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि जो पार्लियामेंट है अगर कोई लॉ बना रहा है, कोई ये लॉ बना रहा है, और तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली शेड्यूल एरिया पे ये अप्लाई हो जाएगा, बाकी स्टेट्स पे तो हो जाएगा डायरेक्टली बिकॉज उनके पास ऐसा कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। बट फॉर द केस ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज उसका जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो पहले अगर वो गवर्नर होता है वो चेक करेगा या फिर देखेगा कि अगर सब कुछ ठीक है तो अगर कुछ ज़रूरत है मॉडिफिकेशन की तो कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन के साथ या फिर कुछ स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन के साथ और कुछ एक्सेप्शंस के साथ जो है यहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज में वो भी लागू हो सकता है। ठीक है, तो लॉ इनके लिए थोड़ा मतलब जो है इनके लिए थोड़ा आसान है, थोड़ा इनके लिए ढील दी गई है। और क्या कर सकता है, ही कैन ऑल्सो मेक रेगुलेशन फॉर द पीस एंड गुड गवर्नेंट शेड्यूल्ड एरियाज एंड कंसर्निंग द ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल।
ठीक है। तो वेलफेयर के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी भलाई के लिए और अच्छाई के लिए वो रेगुलेशंस बना सकता है, ठीक है। किसके साथ? कंसल्ट करके, जो ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल, यानी इनके साथ कंसल्ट करके ही जो है गवर्नर जो है उनके वेलफेयर और रेगुलेशन के लिए ये सारा वर्क कर सकता है, ठीक है। अब जो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, ये जो है क्या करता है? इट रेगुलेट और मे प्रोहिबिट द रिस्ट्रिक्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय और अमंग मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि ये जो रेगुलेशन है इसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर ये आते हैं कि मतलब कि आप कहीं ज़मीन को खरीद, मतलब कि ज़मीन को पकड़ रिस्ट्रिक्ट करता है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं या फिर उसको जो है किसी को दे नहीं सकते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं, लैंड्स रिलेटेड बनाए जाते हैं, ठीक है। रेगुलेट द अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू मेंबर्स टू द शेड्यूल्ड एरियाज, किन किन को ज़मीन दी जाएगी, इसका भी रेगुलेशन इन्हीं के अंदर होता है। एंड द लैंडिंग ऑफ द बिजनेस मनी, यानी कि जो अगर कोई दे रहा है उधार पैसे को या फिर कुछ इंटरेस्ट रेट पे, तो उसका रेगुलेशन में जो है ये देखा जाता है, ठीक है। रेगुलेशन में री अपील और अमेंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट चाहे तो उसको अपील या फिर अमेंड कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है विद द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विच इज़ अप्लीकेबल टू अ शेड्यूल्ड एरिया, जो कि शेड्यूल्ड एरिया पे अप्लीकेबल होगा। बट इन सभी रेगुलेशंस के लिए प्रेसिडेंट का जो है असेंट होना जरूरी है। प्रेसिडेंट अधिकार देगा तभी ये हो सकता है, पार्लियामेंट चाहे तो तभी प्रेसिडेंट के असेंट पे ही ये हो पाएगा, ठीक है। ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन। अब यहाँ पे एक कमीशन की बात आ जा रही है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसको कंपल्सरली एक कमीशन का गठन करना पड़ेगा, जो मेनली उसका काम क्या होगा? उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट्स, यानी कि जो शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके वेलफेयर के लिए उसको एक रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को देनी है कंपल्सरली, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक इसको एक कमीशन भी बना सकता है, ही कैन अपॉइंट सच ए कमीशन, वो कमीशन कभी भी बना सकता है, बट कंपलसरी, ये कंपलसरी कर दिया गया कि 10 साल के अंदर या अंदर आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के 10 साल के अंदर ही बनाना है, यानी कि थस 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना था, तो 1961 में जो है पहली बार जो है ये कमीशन बन गई थी कंपल्सरली और ये अपने रोल प्ले करने लगी थी, ठीक है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक चल रहा था, उसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ जाता है कि स्पेशल प्रोविजंस, फिर से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्पेशल प्रोविजंस क्यों दिए गए थे, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि जो ये लोग हैं, ट्राइब्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, हैव नॉट एसिमुलेटेड मच द लाइफ एंड वेस ऑफ अदर पीपल इन दी स्टेट्स, यानी ये जो लोग हैं इन लोगों ने अपने ज़िंदगी को उतना नहीं चेंज किया है जितना बाकी लोगों ने चेंज किया, उन लोगों ने स्थगित रखा है, उतने तक ही सीमित रहे हैं। जो बाकी आजकल के जो मॉडर्न टेक्निक और डिज़ाइन से लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन का अपनाते जा रहे हैं, वो अपने कल्चर में ही खुश रहना चाहते हैं, उसी में सीमित रहना चाहता है, ठीक है। हालांकि जो दूसरे ट्राइबल पीपल हैं, यानी कि मैं अगर बात करूँ छत्तीसगढ़ या फिर बिहार हो गया, जो और उड़ीसा हो गया, तो यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो लोगों ने मोर और लेस, कुछ ज़्यादा या फिर कम से कम कुछ, उन लोगों ने अपने कल्चर को अडॉप्ट, अपने कल्चर के साथ साथ जो वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो चीज़ अपना रहे हैं उसको भी अपना लिया है समय के साथ साथ, और वो उसमें खुश हैं। बट ये जो स्टेट्स हैं, इन यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा कल्चर अभी भी सिक्योर रहे, क्योंकि उनके अंदर अभी भी जो उनके रूट्स हैं और अभी भी गड़े हुए हैं किसमें? उनके कल्चर, कस्टम और सिविलाइजेशन में। सो बेसिकली आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस है, वो अपने कल्चर को लेकर कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, और होना भी चाहिए, और हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वेरियस फीचर्स बात कर लेते हैं। 6 शेड्यूल के अंदर आखिर कौन कौन से फीचर्स हैं? अभी तो हमने 5th शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर लिया था क्या क्या है। अब 6 शेड्यूल मेनली जो इन 4 स्टेट्स को लेकर के बनाया गया है, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं उसको ज़रा देख लेते हैं। नाउ एटीएम मशीन, यानी एटीएम आप समझिए हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एटीएम आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय, ये जो है एटीएम मशीन में इसको काउंट करता हूँ, ये अच्छा तरीका है इसको याद करने का। तो कुछ इसमें जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर ये चीज़ क्या है? तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को समझने के लिए मान लेते हैं हमारा कोई स्टेट है, पर्टिकुलरली इस एरिया को है ऑटोनॉमस स्टेट घोषित कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारा रीजन है ये जो है इसको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट रूल कर रही है, बट यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का रोल या फिर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हटा ही दिया गया, इसके पास कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, बट थोड़ी उससे कम होती, मतलब ज़्यादा होती है कि आप जो है इसको थोड़ा इंडिपेंडेंस मिला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूनियन टेरिटरीज़ की बात करूँ तो जैसे कि दमन एंड दीव हो गया, पुडुचेरी हो गया, तो यहाँ पे इनके पास थोड़ी फ्रीडम रहती है करने के लिए, ऑटोनोमस टेरिटरीज़ की बात करें तो।
सो ये जो होती हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ऐसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स होता है, यानी कुछ ज़िले होते हैं ऐसे जो कि गवर्नर जो है अपॉइंट करता है या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसके अंदर क्या होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है ऑफ द स्टेट वो इसके बाहर चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो अलग देश बन गया, वो अभी भी भारत का मूल रूप से वो हिस्सा है, बट उसकी भलाई के लिए उसको थोड़ा जो है हम लोगों ने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है कि आप यहाँ पे इंडिपेंडेंटली थोड़ा यहाँ पे आप फ्रीडम के साथ यहाँ गवर्नेंस की जा सके। ठीक है, तो गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। एक गवर्नर के पास पूरा अधिकार है कि वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को जो है ऑटोनोमस घोषित कर सकता है या फिर ऑटोनोमस से उसको हटा भी सकता है। ठीक है, उसके नेम्स और बाउंड्रीज ये भी डिसाइड कर सकता है कि कब मेरे को सेट करने हैं, कब मेरे को नहीं करने हैं। ठीक है, अगर कोई ट्राइब्स के बीच में, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के बीच में कुछ डिफरेंस होता है या फिर कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है, तो गवर्नर क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि ये स्टेट है और इस स्टेट में यहाँ पे कोई दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी, यहाँ पे दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी, यहाँ दूसरी, यहाँ दूसरी, यहाँ दूसरी, तो गवर्नर चाहे तो इसको जो है डिफरेंट ऑटोनॉमस रीजन, इसको ऑटोनॉमस रीजन, इसको ऑटोनॉमस रीजन, इसको ऑटोनॉमस रीजन। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ही था पर उसके अंदर भी अलग अलग टाइप के जो वो हैं, क्या कहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनको जो है ऑटोनॉमस रीजन के साथ इसने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमने समझा कि क्या पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के सेवरल ऑटोनॉमस रीजन प्रोवाइड करने की पावर है। ठीक है, अब ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैज ए काउंसिल। हर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलरली एक डिस्ट्रिक्ट की, जिसके पास एक काउंसिल होती है जिसके अंदर 30 मेंबर होते हैं, जिसमें से 26 जो होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वेयर 4 और नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। 4 गवर्नर अपॉइंट करता है डायरेक्टली। ये जो होते हैं इनका इलेक्शन का जो टाइम पीरियड होता है वो बेसिकली 5 साल का होता है, लेकिन ये इससे पहले भी डिसॉल्व की सकती हैं कि अगर जो कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी प्रेसिडेंट के थ्रू, अगर वो रिपोर्ट पेश करती है कि ये जो है मतलब इसके खिलाफ कुछ रिपोर्ट लाती है, तो गवर्नर चाहे तो इसको पहले डिसॉल्व कर सकती है। ठीक है, और जो बाकी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये प्लेजर ऑफ गवर्नर पर डिपेंड है, यानी कि गवर्नर जब तक चाहेगा तब तक वो रह सकते हैं। ठीक है, now we are moving towards the next point, fifth, the district and regional council administrate the areas under the jurisdiction, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स, ये दो काउंसिल है, ये एडमिनिस्ट्रेट करती है किसके ज्यूरिडिक्शन, जो भी मतलब न्याय तंत्र का विभाग जो आता है ये डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल लिस्ट करती है। वो क्या कर सकती है, वो लॉस बना सकती है। कौन कौन मैटर्स पे, लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन सभी पर लॉस बना सकती है, बस उसके लिए पहले एसेंट, गवर्नर का एसेंट लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की आप और देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। Whereas the district and council, regional councils within a territorial jurisdiction can constitute a village council। अब विलेज काउंसिल का कंसेप्ट आ गया है कि अब जो डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल के साथ ही साथ विलेज काउंसिल भी बनाई जाएगी, जो कोर्ट्स और ट्रायल पर्पस के लिए होगा। अगर कोई डिस्प्यूट्स दो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में होगा तो वो सुनी जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है विलेज काउंसिल जो है ये जो है कंसल्टेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल फॉर द डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन 2 ट्राइबल कम्युनिटीज़, यहाँ पे जो है सॉर्ट आउट होता है। ठीक है, अब हाई कोर्ट की बात करें, आप सोचेंगे कि किसी को अगर वहाँ से डिस्ट्रक्शन मिले तो हाई कोर्ट जा सकता है, बट कुछ मैटर्स पे लिमिटेड है। इसको स्पेसिफाई कर दिया है गवर्नर ने कि हाई कोर्ट वाले जो केस हैं वो कौन कौन से केसेस जो हाई कोर्ट के थ्रू जाएंगे, वो गवर्नर ने स्पेसिफाइड कर दिया, यानी कि हर सारे मैटर्स पे जो है हाई कोर्ट के पास नहीं जाया जा सकता। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन इस्टेब्लिश कंस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब जो है क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, प्राइमरी स्कूल्स बना सकता है, डिस्पेंसरी, मार्केट्स, फेरीज, फिशरीज, रोड्स, ये सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रिक्ट में बना सकता है। और ये भी बना सकता है, इट कैन ऑल्सो मेक रेगुलेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी लेंडिंग। ये भी ध्यान में रखा जा सकता है कि मनी जो उधार दिया जा रहा है उस पर कितना टैक्स लगाया जा रहा है, ट्रेडिंग कैसे किया जा रहा है बाय नॉन ट्राइबल्स, जो ट्राइबल कम्युनिटी जो नहीं है, बाकी ट्राइबल लोग नहीं हैं, उनके साथ लेन देन का जो भाव है वो कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ भी रेगुलेट करता है। बट सच रेगुलेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द एसेंट ऑफ द एसेंट ऑफ द गवर्नर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी वी आर सीइंग हियर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज मोर पावरफुल। इसके पास एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिया जो 6 शेड्यूल के अंदर है, और ये रिपीटेड है 6, 7 गलती से लगता है मैंने टाइप कर दिया है, बट 8th की बात कर रहे हैं। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स आर एम्पावर्ड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड इम्पोज सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्स, यानी डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के पास ये भी अधिकार दिया गया है कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट सकता है, कुछ स्पेसिफाइड यानी कुछ सीमित टैक्स भी ले सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसके लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं जो मेनली 9th और 10th पॉइंट को डिस्कस करने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को फिर से डिस्कस करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो तो 9th क्वेश्चन अगर बात करें, 9th पॉइंट की बात करें, सॉरी, जो पार्लियामेंट है, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो लेजिस्लेचर है डू नॉट डायरेक्टली जो है जो भी कोई लॉ बनाती है फिर रूल बनाती है
अप्लाई जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस रीजन पे नहीं होता है। अगर अप्लाई भी होगा तो कुछ स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन और फिर कुछ एक्सेप्शन के साथ होगा, ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर लिया। अब आखिरी पॉइंट है द गवर्नर कैन अपॉइंट अ कमीशन। जो मैंने कमीशन की बात की थी कि कौन उनको 5 साल से पहले हटा सकता है, तो वो यही कमीशन है। ये जो कमीशन जो है गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है कि आखिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस रीजन में चल रहा है, क्योंकि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस रीजन के लिए एक रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल बनाई गई है। तो उसको ये देखता है, गाइड करता है, रिपोर्ट बनाता है और जो है प्रेसिडेंट गवर्नर को प्रोवाइड करता है। और गवर्नर को और ये रिकमेंड करता है, गवर्नर कमीशन अगर रिकमेंड करता है कि गवर्नर से कहता है कि ये जो है अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है, तो गवर्नर के पास ये अधिकार है कि वो इसको डिसॉल्व कर सकता है। किसको, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स हैं। सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि आखिर जो रूल्स रेगुलेशन जिसके एडमिशन के थ्रू शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ कैसे रेगुलेट होती हैं, हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। आप समझ भी लिया है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो आपको हमारा फिर से कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।